शादी की रात ही मेरी बीवी के पीरियड्स शुरू हो गए थे। इतने सालों के अरमान मेरी मिट्टी में मिल चुकी थी। मैं कैसे अपने जज्बात को रोक सकता था। मेरी ख्वाहिशों को मेरी बीवी ने पानी फेर दिया था। मैं चाहकर भी अपनी बीवी के करीब नहीं जा सकता था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपनी प्यास को बुझा सकता हूँ। मेरी बीवी बहुत ही कम उम्र थी और मैं एक 40 साल मर्द था, और मेरी बीवी की खूबसूरती को देखकर मुझे और भी जज्बात उठने लगते थे। रह रहकर मुझे अपनी बीवी पर भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस सब में इसकी भी क्या गलती थी। अब तो मुझे अपनी प्यास बुझाने के लिए कुछ तो करना ही था। इसलिए मैंने अपनी बीवी के साथ बेड के साथ तूफानी बारिश थी और मैं इस बारिश में अपनी धुन ही साइकिल चलाते जा रहा था। एकदम से मेरे हाथ से ब्रेक लगी थी, क्योंकि एक वजूद मेरे साइकिल से टकराकर जमीन बोस हो गया था, और मैं तूफानी बारिश की परवाह किए बगैर साइकिल से उतरकर उसे देखने लगा कि कोई ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है। लेकिन वो वजूद पूरा चादर में लेटी हुई थी, और इस वजूद से तेज हवाओं की वजह से इसकी चादर चेहरे पे से हट गई। जैसे ही मेरी नजर इस पर पड़ी तो वो तो एक मासूम बच्ची थी। मैं इसे देखकर परेशान हो गया था, क्योंकि वो सिर्फ 12 साल या 13 साल की थी। ये बच्ची इस तूफानी बारिश में अकेले चादर लपेटे जा रही थी, और आसपास भी कोई मौजूद नहीं था, और वो बेजान सी पड़ गई थी। मैंने इसका चेहरा थपथपाया और इसे पूछ सकूं कि तुम्हारे रिश्तेदार कहाँ हैं, लेकिन इसे इतना उठाने पर भी ना उठ पाई। बिल्कुल बेहोश हो गई थी। मैं तो इसकी ऐसी हालत देखकर घबरा सा गया था। जब मैं कई बार उठाने पर भी इसने आंख ना खोली तो मैं घबरा सा गया था। पानी आंखों पर छिड़कने लगा तो इसने होश की दुनिया में लौट आई थी। और जब मेरी परेशानी थोड़ी कम हुई थी और इसको सहारा देते हुए बिठाया और इसे पूछने लगा कि बेटा तुम अकेले इस सुनसान सड़क पर कहाँ जा रही थी और तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर है। ये इलाका तो बहुत ही सुनसान था, और पता नहीं इस सुनसान रास्ते पर ये बच्ची यहाँ पर कैसे आ गई थी। और अजीब अजीब सी कहानियां मैंने सुन रखी थी। इसलिए खौफ के मारे में इस बच्ची को खड़ा किया और इसे पूछने लगा कि अब तो बता दो बेटा, तुम्हारे रिश्तेदार कहाँ पर हैं और तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है और तुम कहाँ रहती हो, बता दो मुझे ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तो वो फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी कि मुझे बचा ले, बचा ले। वो घटिया औरत मेरे पीछे पड़ी है। अंकल, उस औरत से मुझे बचा ले, वरना वो औरत मुझे मार डालेगी। मैं परेशान हो गया और हैरानगी से इसके चेहरे की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा, और मेरी नजरें उस घटिया औरत को ढूंढ रही थी, पर मुझे वहां पर कोई नजर नहीं आया। कौन तुम्हें मार डालेगी, मुझे बताओ तो सही, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इसकी तरफ देखकर कहने लगा। और जब मैंने इसका चेहरा देखा तो मुझे इसके चेहरे पर अजीब से चोट के निशान दिखाई दिए थे, और जो मुझे समझ में आ रहा था वो बिल्कुल मैं सुनना नहीं चाहती थी। मैं इसकी मदद तो करना चाहता था, लेकिन इसकी मदद करना मुझ पर ही भारी पड़ जाएगा। मैंने नहीं सोचा था, और जिसे मैं बच्चे समझ रहा था वही मेरी बीवी बनेगी, मैंने ये कभी सोचा नहीं था। आज इतना गुमसुम क्यों है शहजाद? आज तो तेरी शादी है ना, आज तो तुझे खुश रहना चाहिए, फिर क्यों आज इतना उदास है? ठीक तो है ना सब कुछ? मैं दिल में सोचने लगा कि महज की मेरी बीवी सिर्फ 16 साल थी और मैं सिर्फ 40 साल का था, तो मेरी क्या कैफियत होगी? मुझे तो मैच्योर लड़की चाहिए थी। ये तो बहुत ही मासूम सी छोटी उम्र की बच्ची थी, जो मेरी ख्वाहिशों को पूरी करे और मेरा घर संभाले और माँ बाप की सेवा करे। मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी। बस एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा था। मैं कैसे इसके साथ जिंदगी गुजार सकता था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ना ही मैं आगे रहा और ना ही पीछे का रहा। बस मेरी जिंदगी तो अब बिखर कर रह गई थी। मुझे तो अब समझ ही नहीं आ रहा था कि अपने घर की मेरी और मेरी बीमार माँ की जिम्मेदारियां इस पर कैसे डालूं। ये तो छोटी बच्ची है, कैसे इन जिम्मेदारियों को पूरा करेगी? मैं नहीं जानता था कि ये कैसे माहौल से आई हुई है और इसकी कैसी तरबियत की गई है। इसकी माँ को देखता तो दिल काम कर रह जाता, और मैं ये सोचकर घबरा जाता, अगर मेरी बीवी अपनी माँ के नक्शो कदम पर चलेगी तो मैं क्या करूँगा। और इसकी माँ की चालाकियों को मैं अच्छी तरह से समझ चुका था, और इसकी बेटे के किए गए नुकसान को मैं नहीं उठा सकता था, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। बस यही सब कुछ बातें मैं सोच सोचकर परेशान हो रहा था। मेरी दोस्त मुझसे सवाल करने लगी। निकाह के हवाले से एक मासूम बच्चे के साथ निकाह करना मेरे लिए आसान नहीं था। इसी तरह के सवालात का सोचकर ही मेरी जान निकल जाती थी, और मुझे भी इस छोटी सी बच्ची के साथ निकाह करना मेरे लिए आसान काम नहीं था। और मेरा इस बच्ची के साथ निकाह करने से बहुत सी जिंदगियां तबाह होने से बच जाती। और वैसे भी मेरी तरबियत मेरी अम्मा ने बहुत अच्छी की थी, और वो मासूम बच्ची को अच्छे और बुरे की क्या खबर थी। बस इससे ये तौखा नहीं कर सकता था
कि मेरी वजह से जो इसको तकलीफ मिली है वो इसका बोझ सारी जिंदगी उठा सके। यही वजह थी कि मुझे अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करना पड़ा। मुझे अम्मा देखकर परेशान हो गई क्योंकि मैं चेहरा लटकाए घर पहुंचा था। परेशानी से अम्मा मुझे पूछने लगी कि क्या बात है, इतना परेशान क्यों लग रहा है। मैं अम्मा से कहना चाहता था कि मैं ये शादी नहीं कर सकता और अपने दिल की बात पर आमीन कहते हुए मैंने अम्मा को कहा तो अम्मा आगे मुझसे खफा हो गई और कहने लगी ये निकाह तुम्हारी मर्जी से ही हो रहा है, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि तुम्हारी मर्जी से ही हो रहा है ये सब कुछ। फिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें सिर्फ पहले सोचना चाहिए था। अब इस लड़की का क्या होगा, लोग इसे ताने दे देकर मार देंगे और इसके घर वाले इसे जीने नहीं देंगे। क्यों मेरी तरबियत पर उंगली उठा रहे हो, मैं तो तुम्हारी तरबियत ऐसी नहीं की। मैं खामोशी से अम्मा को देख रहा, तभी अम्मा मुझसे कहने लगी क्या सोच रहे हो। ये लफ्ज सुनकर होश की दुनिया में आया था। इससे पहले कि अम्मा कुछ कहती मैं खामोशी से कमरे में चला गया। तभी अम्मा मेरे पीछे पीछे भागी दौड़ी चली आई और मुझसे कहने लगी ठीक तो हो ना तुम, कोई परेशानी तो नहीं है। मैं अम्मा से कहने लगा अम्मा जल्दी चले, हमें देर हो रही है। अम्मा का शुरू से ये ख्वाब था कि वो मेरी शादी करे और वो इस शादी में बहुत खुश भी थी। शादी वाले घर पहुंचा तो वहां पर खामोशी थी, अलग सा एक माहौल बन चुका था। कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि ये शादी वाला घर है। हर कोई खामोशी से बैठा हुआ था, किसी को इस शादी की ख्वाहिश ही ना हो, और ख्वाहिश होती भी क्यों, हकीकत का तो किसी को पता ही नहीं था और सब कुछ आयशा ही जानती थी। आयशा का निकाह मेरे साथ पढ़ाया गया था और इसी वक्त आयशा को मेरे साथ रुखसत कर दिया गया। आयशा को लिए मैं घर पहुंचा तो अम्मा ने खुश असलूबी से इसका इस्तकबाल किया, मगर वो काफी घबराई हुई लग रही थी। मैंने इसका हाथ मंसूबी से थाम रखा था ताकि इसे कुछ तसल्ली हो। मैं इसीलिए टीवी लॉन्च में बैठ गया। अम्मा के इकलौते बेटे की शादी थी, इसीलिए वो कुछ रस्में पूरी करना चाहती थी। अम्मा हमारे पास आई और आकर कहने लगी कि बेटा ये शादी बेशक जल्दी में हुई है, मगर मैं जितना कर सकती थी इतना की है। अगर तुम बुरा ना मनाओ तो मैं तुम्हारी रस्में करना चाहती हूँ। बेशक उम्र में छोटी थी मगर वो समझदार लड़की थी। तभी मुस्कुराते हुए कहने लगी कि आपका जो दिल चाहे आप करें, आपके बेटे की शादी है, मुझे कोई एतराज नहीं। अम्मा ने भी खुश दिली से इसकी सारी रस्में की और फिर इसे कमरे में भेज दिया। रात आधी गुजर चुकी थी। मैं यही समझ रहा था कि आयशा अब तक सो चुकी होगी, इसलिए मैं जल्दी से कमरे में गया क्योंकि सारे दिन की भागदौड़ के बाद अब मैं भी थक चुका था। मैंने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, सामने का मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि आयशा दुल्हन बनी बैठी बिस्तर पर मेरा इंतजार कर रही थी। मैं कड़े तेवर लिए इसके पास गया और कहा कि तुम अब तक जाग क्यों रही हो, तुम्हें अंदाजा नहीं कि कितना वक्त हो गया है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। तभी इसने घबराते हुए मेरी तरफ देखा और कहा कि मुझे अकेले में डर लगता है, आपका कमरा तो मेरे कमरे से ज्यादा बड़ा है और अकेले इस बड़े कमरे में मुझे नींद नहीं आएगी। वो बेशक छोटी थी मगर बेहद खूबसूरत थी। इसका चेहरा कुछ मेकअप की वजह से मजीद धमक रहा था। इस पर बीवी होने का हक मैं खुद पर काबू पाते हुए इसके पास जाकर बैठ गया और इसे मुस्कुराकर देखने लगा ताकि इसकी घबराहट और डर खौफ खत्म हो जाए। मैंने इसे समझाया कि इस कमरे में कोई नहीं आएगा, तुम जब चाहो इस कमरे में आ सकती हो, ये तुम्हारा कमरा भी है और इसकी हर चीज पर तुम्हारा भी पूरा हक है। मैं जानता था कि आयशा कितनी महरूमियों के बाद मुझ तक पहुंची है, इसीलिए मैं इसको कम से कम इतनी आसाशियात मुहैया करना चाहता था जितनी मैं कर सकता था। मैंने आयशा से कहा कि जाओ कपड़े तब्दील कर लो ताकि तुम्हें भी आसानी हो जाए, और अगर सो जाओ तो मैं तुम्हारे पास ही हूँ, जब सुबह तुम उठोगी तो मैं तुम्हारे पास ही होऊंगा। वो मेरी बात पर भारी भरकम लहंगा उठाए बाथरूम में बंद हो गई और मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया क्योंकि मैं इस सब जिम्मेदारियों के लिए अभी तैयार नहीं था और इस पर छोटी उम्र की बीवी को संभालना मेरे लिए कोई आसान काम नहीं था। मैं जानता था सलमा को अभी बाथरूम में वक्त लगेगा, इसीलिए मैं अम्मा के पास चला गया। रात के 2:30 बजे अम्मा मुझे अपने कमरे में देखकर एकदम परेशान हो गई और कहने लगी बच्ची तो ठीक है, क्या हुआ, परेशान क्यों लग रही हो। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मुझे इस वक्त अम्मा के पास नहीं आना चाहिए था। इनके दिमाग में ना जाने कितने और कौन से सवाल पैदा हो गए होंगे। मैं इनके पास बैठ गया और कहा कि अम्मा वो अभी बच्ची है, मैं इसकी मासूमियत नहीं छीनना चाहता, मैं चाहता हूँ कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। अम्मा मेरी बात समझते हुए मुस्कुरा दी और कहने लगी कि मेरा बेटा इतनी जल्दी अक्लमंद हो जाएगा, मुझे अंदाजा नहीं था। शादी तो अच्छे अच्छों को सीधा कर देती है। मैं भी अम्मा की बात पे मुस्कुराने लगा। तभी मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका ख्याल रखेंगी, वो भी छोटी है, मैं इस पर घर की जिम्मेदारियाँ नहीं डाल सकता।
ना जाने वो किस हाल में अपने घर से आई है, इसलिए बेहतर यही है कि हम इस पर इतना ही बोझ डालें जितना वो बर्दाश्त कर सके। मैं असल बात अम्मा से छुपा गया था, क्योंकि ये तो मैं ही जानता था कि आयशा अपनी जिंदगी किसी तरह गुजार के आई है। अब अम्मा को बातों ही बातों में मुझे बाज रखना था ताकि आयशा कुछ वक्त पर सुकून जिंदगी गुजार सके। अम्मा कहने लगी, परेशान मत हो, मैं भी जानती हूँ कि वो बहुत छोटी है, इसलिए वो मेरी बेटियों की तरह है। मुझे तो खुदा ने बहू की सूरत में बेटी दे दी है। अब जाओ, कमरे में जाओ, कहीं अकेले वो डर ना जाए। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा वो अकेले डरती है, इसलिए ख्याल रखिएगा कि जिस वक्त मैं घर ना हूँ वो आपके पास रहे। अम्मा को कुछ बातें समझाकर मैं कमरे में आया तो आयशा भी कमरे में मौजूद थी। चीजों को सलीके से रखते हुए वो बिस्तर पर आके बैठ गई। मेरे हाथ में खाने का थाल था। मैं जानता था कि आयशा ने घबराहट में कुछ खाया पिया भी नहीं होगा, इसीलिए इसे खाना खिलाकर मैंने सुला दिया। मगर अब मैं मुश्किल में पड़ गया था। अपनी बीवी के साथ पुरसुकून जिंदगी गुजारने के लिए मैं सारी रात सोचों में ही गुम रहा। कब सुबह हुई मुझे पता ही ना चला। होश तो इस वक्त आई जब फजर के वक्त आयशा उठकर वजू करने बाथरूम में चली गई। मुझे इस बात की बेहद खुशी हुई कि आयशा नमाज की पाबंद है। इसे देखते ही देखते ना जाने मैं भी कितने अरसे बाद नमाज पढ़ने के लिए उठ बैठा। आयशा ने नमाज अदा की और ना जाने क्या पढ़कर मुझ पर फूंके लगी। इसकी इस हरकत ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने आयशा से कहा, अब तुम सो जाओ, मुझे भी सुबह दफ्तर जाना है वरना लेट हो जाऊंगा। और बामुश्किल में आंखें बंद करके सो गया। सुबह जिस वक्त आंख खुली तो अम्मा मेरे सर पर खड़ी थी और काफी परेशान भी लग रही थी। मैंने अम्मा को हैरत से देखा और उठ बैठा और कहा, क्या हुआ है, सब ठीक तो है? तभी अम्मा मुझसे गुस्से में कहने लगी, तुम्हारी बीवी कहाँ पर है, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? मैंने जैसे ही पलटकर अपनी दूसरी तरफ देखा तो वहां पर आयशा मौजूद नहीं थी। मैंने अम्मा से कहा कि कहाँ पे है? तभी अम्मा कहने लगी कि होश के नाखून लो, वो घर पर मौजूद नहीं है। अब उठो और देखो कहाँ पर है। मेरा तो एकदम रंग सफेद पड़ गया। आयशा आखिर कहाँ जा सकती थी, और वो भी मुझे बताए बगैर? हम दोनों का घर एक ही शहर में था, मगर इसका अकेले घर से निकलना मुझे कुछ अजीब सा खटक रहा था। मेरे दिमाग में सबसे पहले इसका मैके आया। मैं जल्दी से उठा और घर से बाहर भागा। मैं पहले इसके मैके जाना चाहता था ताकि पता लगा सकूं कि आयशा वहां आई भी है या नहीं। मैं फौरन तौर पर इसके मैके पहुंचा। दरवाजा सलमा की अम्मा ने खोला था। मुझे देखकर काफी हैरान हुए। मैंने आयशा की अम्मा से पूछा कि क्या आयशा यहाँ आई है, तो उन्होंने बड़े तंजिया अंदाज में मुझे कहा, क्यों अब एक लड़की तुमसे संभले नहीं जा रही? आयशा का भला अब यहाँ पर क्या काम? तुम्हारे साथ रुखसत कर दिया है, अब तुम जानो और वो जाना। हमसे इसका कोई लेना देना नहीं है, और ना ही आज के बाद इस घर पे तुम कदम रखना। जहाँ हमारी बेटी गई वहाँ तुम भी चले गए। जब हमारी बेटी से कोई रिश्ता नहीं तो तुम्हारे से क्या रिश्ता होगा? मुझे आयशा की माँ की बात पर गुस्सा तो आया, मगर ये वक्त गुस्सा करने का नहीं था। मैं वहाँ से निकला और गली गली आयशा को तलाश करने लगा। तभी अचानक अम्मा का फोन आया। मैं जानता था कि घर पे अम्मा भी परेशान हो रही होगी। मैंने जल्दी से अम्मा का फोन उठाया तो अम्मा कहने लगी कि आयशा घर पर आ गई है, जल्दी से घर पहुंचो। मेरा गुस्से से बुरा हाल था। मैं जानता था कि आयशा आखिर कहाँ चली गई थी। मैंने अपनी मोटरसाइकिल अपने घर की तरफ मोड़ ली और जैसे ही घर पहुंचा तो और देखा न ताऊ और आयशा के चेहरे पर थप्पड़ तस्वीर किया। मेरी इस हरकत पर अम्मा तो दहल कर रह गई और जल्दी से आकर मेरा हाथ थाम लिया। आयशा औंधे मुंह जमीन पर गिर गई। अम्मा ने आगे बढ़कर आयशा को उठाया और मुझ पर बरसने लगी कि क्या तरीका है, बीवी के साथ ऐसा सुलूक किया जाता है। मैंने आयशा को दोनों बाजू से थामा और पूछा, आखिर कहाँ गई थी तुम सुबह सवेरे, वो भी मुझे बताए बगैर? क्या तुम मेरे उठने का इंतजार नहीं कर सकती थी? ये जानते हुए अम्मा को ही बता जाती। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर मुझ पर इस वक्त किसी बात का असर नहीं था। गुस्सा था तो इस बात का कि वो मेरी इजाजत के बगैर घर से कैसे निकली। इसको अगर कुछ हो जाता तो यही सब कुछ बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैंने आयशा से बहुत पूछा, मगर इसने मुझे कुछ न बताया और बस मेरे सामने रोती रही। कुछ दिन मैं भी गुस्से में रहा, मगर फिर अपना गुस्सा ठंडा किया। मुझे अपनी गलती का भी एहसास था। कुछ भी था, मुझे आयशा पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मेरी अम्मा ने मुझे ये नहीं सिखाया था। वो भी मुझे बाकी मर्दों की तरह ही समझती होगी। जैसे बाकी मर्द अपनी बीवियों पर जुल्म करते हैं, वो मुझे भी जालिम ही समझती होंगी। अब ये शर्मिंदगी मुझे मजीद तकलीफ दे रही थी। मुझे तो लग रहा था कि मैं शादी करके बहुत बुरा फंस गया हूँ। रात का वक्त था। जब मैं घर पहुँचा तो घर में खामोशी थी। अम्मा का सोने का वक्त था तो अम्मा सो चुकी थी। अचानक छत से मुझे बातों की आवाज में आने लगी। ये आवाज आयशा की थी, मगर वो किससे बातें कर रही थी, वो भी रात के इस पहर। मैं जल्दी से छत के ऊपर गया।
मगर आवाज इतनी हल्की थी कि शायद आयशा को भी मेरे कदमों की आवाज सुनाई ना दी हो। मैं छत पर पहुंचा तो आयशा को देखा तो वो अकेले आसमान की तरफ देखकर ना जाने क्या बातें कर रही थी। मैंने आयशा को आवाज दी तो वो एकदम घबराकर उठ बैठी। मैंने इससे कहा कि रात के इस वक्त तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और ये बातें किससे कर रही हो। तभी वो घबराने लगी। इसका पूरा वजूद सलजलों की जिद में था, मगर इसने मेरी बात का कोई जवाब न दिया। इन चंद दिनों में मैं इतना तो समझ ही गया था कि जब जब आयशा घबरा जाती थी तब तब बात करना छोड़ देती थी और इसे जितनी मर्जी सवाल कर लो वो आगे से कोई जवाब नहीं देती थी। कभी कभार तो मुझे इस पर गुस्सा भी आता, मगर मैं अपने गुस्से को जब्त कर लेता। वक्त ऐसा ही गुजरता जा रहा था और आहिस्ता आहिस्ता मुझे आयशा से मोहब्बत होने लगी। वो मेरी बीवी थी, वो मेरी जरूरियात का ख्याल भी रखती थी, मगर अब तक मैं इससे अपना हक नहीं ले पाया था क्योंकि मैं नहीं जानता था कि वो अभी सबके लिए तैयार नहीं होगी और मैं भी अभी इस पर ये बोझ नहीं डालना चाहता था। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। 4 महीने हो चुके थे हमारी शादी को। इस वक्त में अम्मा और आयशा एक दूसरे के बहुत करीब हो गए थे। आयशा की अभी भी वही आदत थी, सुबह सवेरे कहीं निकल जाती थी, मगर अब मैंने और अम्मा ने इससे सवाल करना छोड़ दिए थे क्योंकि जब भी हम इससे सवाल करते तो वो एकदम घबरा जाती और जवाब देने के बजाय रोने लगती। इसलिए हम लोगों ने इसको इसके हाल पर छोड़ दिया था। मगर अब अम्मा कई मरतबा मुझसे इस बात का जिक्र कर चुकी थी कि शायद आयशा किसी ज़हनी दबाव का शिकार है। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं अम्मा को असलियत नहीं बता सकता था जो मैं और आयशा जानते थे। शायद अम्मा ये सब बर्दाश्त न कर पाती। एक रात में दफ्तर के काम से बहुत थकावट का मारा घर लौटा तो आयशा सो रही थी। वो सोते हुए इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अब मुझे खुद से खौफ महसूस होने लगा था। 4 महीने हो चुके थे हमारी शादी को। मैं तो ये बहुत आसान समझ रहा था, मगर अब मेरे लिए खुद को काबू रखना बहुत मुश्किल हो गया था। और फिर मैंने वो कर दिया जिससे मैं दूर भागता था। वो मासूम सारी रात बेहोशी की हालत में रही और मैं सर पकड़कर बैठा रहा। ये मुझसे क्या हो गया? मैंने वही किया जिसका मुझे डर था, मगर मुझे यकीन था कि मैं इस तरह की हरकत नहीं करूंगा। लेकिन आज मेरा यकीन टूट गया था। आज मुझे खुद से नफरत महसूस हो रही थी। मैंने एक नजर आयशा की बेहोशी वजूद पर डाली और जल्दी से इसको उठाने लगा। चेहरा थपथपाने के बावजूद वो उठ नहीं रही थी। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। दिल तो चाहा कि अम्मा को बुला लाऊं। वो क्या सोचती। मेरी बहुत कोशिश के बाद भी जब आयशा ने अपनी आंखें ना खोली तो अब मजबूरन मुझे अम्मा को बुलाना पड़ा। अम्मा कमरे में आई तो आंखें फाड़े मेरी तरफ देखने लगी। इनकी आंखों में क्या कुछ न था, अफसोस, दुख, तकलीफ। मैं अम्मा की निगाहों का मुकाबला नहीं कर सकता था। अम्मा की आंखों में बहुत सवाल थे, मगर मेरे पास इस वक्त इनका कोई भी जवाब नहीं था। इसलिए हमारी शर्मिंदगी में नजरें चुराने तक अम्मा ने जल्दी से आयशा के चेहरे पर पानी छिड़का और इसको उठाकर बिठाया। वो अभी अभी नींद बेहोश थी और बेहोशी की हालत में बातें करने लगी। इसके अल्फाज सुनकर मेरा चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। अम्मा ने हैरत और बेयकीनी से मेरी तरफ देखा, मगर मेरे पास अम्मा को जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए होंठ खींचे कमरे से निकलता चला गया। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। कुछ देर बाद अम्मा भी कमरे से बाहर आई और गुस्से में मुझे अपने कमरे में बुला लिया। अम्मा कुछ हकीकत जान चुकी थी। अब अम्मा से कुछ भी छुपाना महज बेवकूफ़ी थी। अम्मा मुझे कहने लगी कि हकीकत क्या है, मुझे सब बता दो। मैं डर रहा था कि अम्मा इस बार आयशा से नफरत करने लगेगी, मगर अब मेरे पास भी कोई चारा नहीं था। इसलिए मुझे अम्मा को बताना ही पड़ा। आयशा जिस वक्त 5 साल की थी, इसकी अम्मा का इंतकाल हो गया। अब्बा ने आयशा पर तवज्जो देना शुरू कर दी, मगर घर और बाहर कामों में वो इतने मगन थे, आयशा को मुकम्मल तवज्जो नहीं दे पाते थे। आयशा भी अभी छोटी थी, इसलिए रिश्तेदारों की बातों में आकर आयशा के अब्बा ने अपनी एक कजिन से शादी कर ली। मगर कोई नहीं जानता था कि इसकी वो कजिन आयशा के अब्बा की जायदाद की लालच में इससे शादी कर रही है। आयशा छोटी थी, माँ की तवज्जो चाहती थी, मगर इसकी सौतेले माँ ने इस पर कभी तवज्जो न किया। आहिस्ता आहिस्ता इसको इसके बाप से भी दूर कर दिया। इसकी छोटी ही उम्र में इससे काम करवाने लगी और बाप का इसे जहरीली दवाइयाँ देने लगी कि आहिस्ता आहिस्ता वो भी इस दुनिया से चल बसे। आयशा सौतेली माँ का एक ही भाई था, क्योंकि अब आयशा की सौतेली माँ ने सारी जायदाद धोखे से अपने नाम करवा ली थी। इसलिए अब इसका भाई अक्सर ही इसके घर आता। आयशा की सौतेली माँ ने कभी बाहर जाना होता तो अपने भाई को आयशा के पास छोड़ जाती। आयशा का भाई गलत कामों में मुलविस था। आयशा चूंकि बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए एक मर्तबा अपनी बहन की गैर मौजूदगी में इसने आयशा की इज्जत को तार तार कर दिया। आयशा इस वक्त सिर्फ 10 साल की थी। जब आयशा की सौतेली माँ को इस बात का इल्म हुआ तो इसने अपने भाई को रोकने के बजाय इसको मजीद शय दी। और पहले जो आयशा की सौतेली माँ की गैर मौजूदगी में होता था, अब इसकी मौजूदगी में भी होने लगा।
इस 10 साल ही मासूम बच्ची ने बहुत तकलीफ बर्दाश्त की। अब वो 14 साल की होती थी, इसीलिए इसे अब ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। तभी वो एक रात घर से बाहर भाग गई। इस रात बहुत तेज बारिश भी थी। मैं दफ्तर से घर आ रहा था जब वो मेरी मोटरसाइकिल के सामने आ गई। वो अकेली थी। जब मैंने इससे पूछा कि तुम्हारे घर वाले कहाँ पर है, पहले तो वो बताने से इनकारी थी, मगर जब मैंने इसे समझाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगा, तभी इसने मुझे हर बात बता दी। घर कहाँ पर है? मैं जिस वक्त इसे अपने साथ घर लेकर गया तो रात का वक्त था। इसकी माँ ने जैसे ही दरवाजा खोला तो इसके बालों को खींचकर इसको मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं अफ्ताब के लिए तैयार नहीं था, इसलिए एकदम घबरा गया। परेशानी की हालत में मैंने जल्दी से आयशा को इसकी सौतेली माँ से छुड़वाया और इसकी सौतेली माँ से पूछा कि तुम अपनी बेटी को क्यों मार रही हो। तभी वो कहने लगी कि इसको अपने साथ ही ले जाओ, ना जाने कहां से मुंह काला करवा कर आई है। मैं तो इसकी सौतेली माँ पर हैरान था। मैंने इसकी माँ को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर इसकी माँ की जबान पर सिर्फ एक ही बात थी कि इसको अपने साथ ही ले जाओ, अब इस घर में इसकी कोई जगह नहीं है। मैंने हैरत से आयशा को देखा जो बहुत घबराई हुई थी, आंखों में बेहद खौफ था और इल्तिजा भी। मैंने इस औरत से कहा कि ठीक है, मैं इसको ले जाऊंगा, मगर अभी फुल वक्त इसको अपने साथ रखूं। तभी वो कहने लगी कि नहीं, हम इसको अपने घर रखकर अपने सर पर कोई बोझ नहीं लाद सकती। मैंने एक नजर आयशा को देखा और परेशान हो गया। मैं भलाई करते करते किस मुसीबत में फंस गया था। तभी मैंने आयशा की सौतेली माँ से कहा कि मैं कल ही इसको यहाँ से ले जाऊंगा, मगर अभी फिलहाल इसको अपने साथ रख लो। मैंने सोचा यही था कि मैं घर आकर दोबारा इस गली का चेहरा भी नहीं देखूंगा, मगर इसकी सौतेली माँ बहुत चालाक औरत थी, इसलिए कहने लगी कि तुम्हारा इससे निकाह होगा अभी और इसी वक्त, और जल्दी से अपने भाई को पास की मस्जिद से मौलवी को बुलाने भेज दिया। मैं तो एकदम हक्का बक्का रह गया। जब तक मौलवी आता, आयशा की सौतेली माँ ने मुझे आयशा के साथ इसकी एक छोटे से कमरे में भेज दिया। मैंने आयशा से पूछा कि ये सब क्या है। तभी वो कहने लगी, ये खुदा के लिए मुझे यहाँ से ले जाए, मैं यहाँ पर एक मिनट नहीं रहना चाहती। मैं अगर आपको अपनी कहानी बता दूंगी तो आप मुझसे दूर भागेंगे, मगर मुझे कहीं पर भी छोड़ दीजिएगा, किसी यतीम खाने में छोड़ दीजिएगा, मगर मुझे यहाँ से ले जाएं। मैंने इसे तसल्ली दी और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, पहले मुझे बात बताओ कि बात है क्या। तो इसने कम अल्फाज में मुझे पूरी कहानी सुना दी। इसके मुंह जबानी सुनते ही मेरे तो तोते उड़ गए। मैं एकदम परेशान हो गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी एक मोड़ पे भी आएगी। मैं तो ये काम से जिंदगी गुजार रहा था और इसी रात आयशा की माँ ने हम दोनों का निकाह करवा दिया। अब मैं इस रात तो आयशा को अपने साथ नहीं ला सकता था, इसीलिए एक रात का वक्त इसकी सौतेली माँ से मांगा और कहा कि कल मैं अगर अपनी अमानत आपसे ले जाऊंगा, मगर तब तक अगर आयशा को किसी किस्म का कोई नुकसान हुआ या किसी ने इस पर बुरी नजर रखने की कोशिश की भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आयशा पीछे से तो अमीर घराने से थी, मगर इसके माँ और भाई बहुत डरपोक थे। अम्मा को सारी कहानी सुनाने के बाद मैंने लंबा सांस लिया और अम्मा की तरफ देखने लगा, जो ना जाने कौन सी सोच में गुम थी। चेहरे पर अजीब से तासरात थे। मैं एकदम घबरा गया। मुझे इस बात का डर था कि कहीं अम्मा आयशा को घर से बाहर ना निकाल दें, क्योंकि ये एक फितरी अमल होना था। कोई भी औरत ये नहीं चाहेगी कि इसके बेटे की शादी ऐसी लड़की से हो जिसकी इज्जत शादी से पहले ही तार तार कर दी गई हो। मैंने अम्मा को डरते डरते पूछा कि अम्मा क्या सोच रही हैं? मैं जानता हूँ कि आपको ये सब सुनकर बहुत तकलीफ हुई होगी, मगर इस वक्त मुझे जो बेहतर लगा मैंने वो किया। मेरी तरबियत ये गवारा हरगिज नहीं करती थी कि मैं एक मजलूम लड़की को इसके हाल पर छोड़कर वहां से भाग आता। ये मेरी मर्दानगी पर एक दाग होता। मैं सारी जिंदगी खुद को पुरसुकून नहीं कर सकता था। इतना कहकर मैं सर झुका के, मगर अम्मा के अल्फाज ने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली। जब अम्मा ने कहा कि टफ है तुम पर, तुमने एक मजलूम लड़की के साथ फिर से जुल्म कर दिया। क्या ये तुम्हारी मर्दानगी थी? क्या तुम्हें एक पल के लिए भी शर्म नहीं आई? पहले तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया, इस पर तुमने इस बच्चे के साथ फिर से जुल्म किया। मैं मारे शर्मिंदगी के सच झुकाए अम्मा की बातें सुन रहा था। अम्मा कहने लगी, अगर वो ये सब जुल्म बर्दाश्त कर रही थी तो पहले घर से क्यों नहीं भागी, और अब वो सुबह सवेरे कहाँ जाती है? ये बात तो मेरे लिए भी परेशानी की थी। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा कुछ वक्त तो अब लगेगा सब कुछ संभालने में और ठीक करने में। मैं बचाना से आयशा से कोई सवाल नहीं कर सकता। ना जाने इस पर क्या गुजरी होगी। मेरी गलती की सजा इसे भुगतनी होगी। अभी मैं अम्मा से बातें कर ही रहा था कि आयशा की चीखों की आवाजें मेरे कानों में सुनाई दी थी। मैं एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठा। खौफ से अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा अपनी चादर संभालती आयशा के कमरे में चली गई। मैं भी डरते डरते अम्मा के पीछे गया और जैसे ही आयशा को देखा तो वह आपे से बाहर हो रही थी।
वो अपने आप में नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसके वजूद में कोई और मौजूद है। वो चीखती चिल्लाती है, अम्मा के हाथों से निकलती जा रही थी। बहुत मुश्किल से मैंने और अम्मा ने इसको काबू किया तो वो एकदम बेहोश हो गई। अम्मा ने हैरत और बेयकीनी से मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे तुम अभी अभी कुछ छुपा रहे हो। कुछ बताना चाहते हो तो बता सकते हो। अम्मा की बात पे मैं नजरें चुराने लगा, क्योंकि ये वो बात थी जो मैं अम्मा को कभी नहीं बता सकता था। ये राज राज ही रहना बेहतर था। मैंने अम्मा से कहा कि नहीं अम्मा, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा। अम्मा कहने लगी कि अगर कुछ नहीं छुपा रहे तो मुझे इसकी हालत देखकर तो कुछ और ही लग रहा है। मैंने अम्मा से कहा कि उसको भी आराम की जरूरत है, हमें कमरे से बाहर चलना चाहिए। हमारी बातों से इसके आराम में खलल पैदा हो सकता है। अम्मा ने एक आखिरी निगाह मुझ पर डाली और कमरे से निकल गई। मैं भी कमरे से बाहर जाने लगा। तभी अम्मा ने कहा कि तुम इसके पास ही रहो, इसे किसी भी वक्त तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। मैं हमारे शर्मिंदगी के आयशा के पास बैठ गया। मैं जब जब इसका चेहरा देखता तो मुझे शर्मिंदगी महसूस करती। मैं इसकी तकलीफ में इजाफा कर चुका था, जबकि मैं इसका मसीहा बनकर इसे मिला था। अगली सुबह आयशा की आंख मुझसे पहले मेरी इसके उठने पर मेरी भी आंख खुल गई। मैंने जैसे ही इसकी तरफ देखा तो इसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। मैं उठ के बैठा और आयशा का हाथ थाम लिया, मगर इसने मेरे हाथों की तरफ देखा और कहने लगी कि उठ जाए, दफ्तर से देर हो जाएगी। वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में मुझसे बात कर रही थी कि मुझे खदशा होने लगा था कि शायद रात का वाकया को इसने अपने दिमाग पर हावी कर लिया है और इसलिए शायद वो इस तरह मुझसे बातें कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने आयशा की तरफ हैरानगी से देखा। तुम मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी क्या देख रहे हैं, उठ जाएं। मैं खामोशी से अपनी जगह से उठा और बाथरूम में बंद हो गया। मुझे लगा कि शायद आयशा ने मुझे कबूल कर लिया है, मगर मैं गलत था। इस वक्त का अंदाजा मुझे बहुत जल्द हो गया। जब मैं बाथरूम से निकला तो आयशा अपना सर पकड़े बैठी थी। मेरे पूछने पे इसने मुझे बताया कि इसके सर में शरीर दर्द की ठेस उठ रही है और तो और इसे लंबे लंबे चक्कर भी आ रहे हैं। रात की बातें इसे बिल्कुल याद नहीं है। वक्त वो सोई, इसके बाद इसे कुछ भी याद नहीं था। मैं तो एकदम घबरा गया। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि रात के हादसे का इसने अपने दिमाग पर इतना असर लिया है क्या। इसकी याददाश्त पर इस सब से फर्क पड़ गया है। मैं जल्दी से इसके पास बैठा और कहा कि चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं, सर का दर्द ठीक नहीं है। तभी वो मुस्कुराकर कहने लगी कि नहीं कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा, फिक्र की कोई बात नहीं है। मगर मैं जानता था कि फिक्र की तो बात है। तभी मैंने इसे जल्दी से उठाया और अपने साथ एक डॉक्टर के पास ले गया। अम्मा को मैंने कुछ नहीं बताया था क्योंकि वो घर पर बैठे परेशान हो जाती। मैं आयशा को डॉक्टर के पास लेकर गया तो मायना करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि किसी बात का इसके दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ा है, जिस वजह से ये कुछ बातें भूल गई हैं। डॉक्टर ने दवा दी और हम घर आ गए। अम्मा हमें एक साथ देखकर परेशानी से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने आंखों ही आंखों के इशारे में अम्मा से कहा कि फिक्र नहीं करें, सब ठीक है। अम्मा को लगा कि शायद आयशा ने मुझे कबूल कर लिया है।